चलो देखो बेटा, हम लोग टॉपिक कर रहे थे एफएम में कैपिटल स्ट्रक्चर, और इसमें हम लोगों ने किया था इनडिफरेंस पॉइंट के बारे में। कल कुछ होमवर्क दिया था कल मैंने, कौन सा हुआ कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 5 दिया था, सबका हो गया बेटा? कितना आंसर आया बताना जरा क्वेश्चन 5 का। ठीक है। ठीक है, फिर आज आगे बढ़ते हैं। चलो सब लोग स्क्रीन पे देखो। देखो बेटा, हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था कैपिटल स्ट्रक्चर। सब लोग सामने देखो, टॉपिक शुरू किया था कैपिटल स्ट्रक्चर। इसमें हम लोगों ने किया ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। ये 5th क्वेश्चन, उसका लास्ट क्वेश्चन था, तो ये खत्म हो गया। अब आज की क्लास में मैं करवाऊंगा ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, फिर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, और फिर जो इसके एक दो टॉपिक रह जाएंगे वो कैपिटल स्ट्रक्चर नाम से। तो आज हेडिंग डालो यूनिट 2 ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। अभी तक जो पढ़ा था वो था यूनिट 1। अब लिखिए यूनिट 2 यूनिट 2, इसका नाम है ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। कंसेप्ट 2 ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। चलो पहले बेटा नोटिंग करते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर इसके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। लिखना जरा। सबसे पहले कंसेप्ट 1, सबसे पहले कंसेप्ट 1, मीनिंग ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। मीनिंग ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। लिखिए इसमें नो प्रॉफिट, नो लॉस सिचुएशन is known as break even point. No profit, no loss situation is known as break even point. आगे लिखिए, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड में लिखो टाइप्स ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। टाइप्स ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। लिखिए इसमें ब्रेक इवन पॉइंट 3 टाइप्स का होता है। पहला ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। अगला है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट।
और आखिरी है ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट और ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट लिखिए इसी के नीचे। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट लिखिए। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट is that amount of sale which is just sufficient to cover operating cost of organization. ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड में लिखिए ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट is that level of sale at which EBIT is zero। EBIT का क्या मतलब हुआ बेटा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT is zero। थर्ड पॉइंट में लिखो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला होगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस का फॉर्मूला होगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, where PV ratio equals to contribution divided by sales into 100। Contribution divided by sales into 100। हो गया? आगे बेटा नेक्स्ट एक और लिखो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू करूं। अगली हेडिंग होगी हम लोग की फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट लिखिए फाइनेंशियल
break even point is that level of EBIT at which EPS will be 0. ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में लिखिए फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड divided by 1 minus tax rate. One minus tax rate. ओके चलो अब ये बेटा एक्सप्लेन करते हैं, फिर अब रह जाएगा हम लोग के पास ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसको पहले एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। चलिए अब स्क्रीन पे देखिए सब लोग। देखो बेटा हम लोग टॉपिक कर रहे हैं अपना कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस पे, हमने उसको कर लिया। अब आज करने जा रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट और फिर करेंगे सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, फिर ये पूरा है कैपिटल स्ट्रक्चर ही, फिर इनके अलावा जो टॉपिक्स रह जाएंगे वो हम लोग यहां करेंगे। तो अब आज का टॉपिक है ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस आज का टॉपिक है। चलो अब पूरे ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो इधर ये बताओ, हमेशा आपने यही पढ़ा है ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे नो प्रॉफिट और नो लॉस होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस की जो सिचुएशन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे आप एज्यूम करो कि आपको पढ़ाने के लिए मेरी फिक्स्ड कॉस्ट 5 लाख रुपीस की है, आपको पढ़ाने के लिए मेरी वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख रुपीस की है, और आपको पढ़ा के मुझे एग्जैक्ट 11 लाख रुपीस मिले। तो ये जो 11 लाख मिला ये तो खाली फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट पे करने पे ही खत्म हो जाएगा ना। तो न एक पैसे का प्रॉफिट होगा और न एक पैसे का लॉस होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट सेल। क्या बोलते हो, ब्रेक इवन पॉइंट सेल। ठीक है, अब आगे सुनना। देखो अब थोड़ा डीप में समझ रहे हैं। देखो बेटा ये तो अब चलो वो बात हो गई बचपन से अभी तक जैसे आपने पढ़ा। अब ध्यान से सुनना बेटा, किसी भी बिजनेस को रन करने की, अब एफएम में जैसे पढ़ना है वो चीज हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी बिजनेस को रन करने पे जो कॉस्ट आती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है ऑपरेटिंग कॉस्ट और एक बेटा होती है फाइनेंसिंग कॉस्ट। फाइनेंसिंग कॉस्ट मैं समझाता हूं, देखो जरा। सेल में से अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट की पेमेंट कर दें तो जो बचता है इसको आप बोलते हो कंट्रीब्यूशन। यहां से अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट की पेमेंट कर दें तो जो बचता है इसको हम लोग बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यही बोलते हो। अच्छा अब यहां से इधर कंटिन्यू कर रहा हूं। अब मैंने ऐसे लिखा, हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से हम लोग इंटरेस्ट पे कर दें तो बचता है अर्निंग बिफोर टैक्स। अगर इसमें से हम लोग टैक्स पे कर दें तो हमारे पास बचता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। और बेटा अगर इसमें से हम प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दें
तो हमारे पास बचती है अर्निंग फॉर इक्विटी, और इसी को हम डिवाइड कर दें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हम लोग को क्या मिल जाता है, अर्निंग पर शेयर मिल जाता है। एक ही स्टेटमेंट है, हमने तोड़ के लिखा, ठीक है, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। अब समझना मेरी बात, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए दो तरह की कॉस्ट आती है, एक ऑपरेटिंग, एक फाइनेंसिंग। कौन कौन सी बताओ, पहली, दूसरी, ठीक है। अब समझते हैं ऑपरेटिंग क्या है, वही जो कैश फ्लो में ऑपरेटिंग पढ़ा था, वही ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग मतलब बताओ बेटा, अगर मैं आपको यहां पे क्लासेस दे रहा हूं तो इस बिजनेस को रन करने की, डे टू डे की, इसकी रनिंग कॉस्ट कुछ है, समझ आया ना। जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल देता हूंगा, मैं यहां का रेंट पे करता हूंगा, एम्प्लॉय को सैलरी देता हूंगा, वो इस व्यापार को चलाने के लिए जरूरी कॉस्ट है। तो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हम जो कॉस्ट पे करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या बोलोगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट, समझ आया ना। और ऑपरेटिंग का मतलब हो गया, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल, समझ आया। यहां हम लोग वेरिएबिलिटी के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, यहां हम लोग ऑपरेटिंग के हिसाब से देख रहे हैं। व्यापार को ऑपरेट करने के लिए जितने पैसे की जरूरत होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या बोलोगे। अच्छा अब ये देखो, 2 मिनट के लिए सुनना, मैंने सेल करी 1 लाख की, मेरी वेरिएबल कॉस्ट थी 60,000 की, तो कंट्रीब्यूशन आया 40,000 का, और मेरी फिक्स्ड कॉस्ट भी 40,000 की है, तो ये ईबीआईटी मेरा जीरो हो गया, मेरा ईबीआईटी जीरो हो गया। व्हाट इज ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और एक चीज मैंने बताई थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अकाउंट्स में क्या पढ़ते थे, एक ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा नेट प्रॉफिट, और उसके बीच में एक होता है क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या बताता है, ट्रेडिंग एक्टिविटी से क्या कमाया, नेट प्रॉफिट क्या बताता है, ओवरऑल क्या कमाया, और ईबीआईटी बताता है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या कमाया। किससे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। क्या चीज, जैसे विराट कोहली की प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी क्या है, क्रिकेट खेल के पैसे कमाना हो सकता है, लेकिन क्रिकेट से कम आता हो, एड्स करके ज्यादा कमा लेते हो, तो एड्स वाला जो पैसा है वो नेट प्रॉफिट में तो दिखेगा, लेकिन वो ऑपरेटिंग नहीं है। समझ आई बात। अच्छा अब बताओ, तो सब बच्चे देखना, अब बताओ बेटा, मान लो, बोलो यहां तक बात समझ आ रही है। अब ये देखो बेटा, सेल करने पे मान लो 1 लाख की सेल की, तो ईबीआईटी कितना हो गया, जीरो हो गया। जब हम सेल करके जब हमारी उतनी सेल हो जिसपे ईबीआईटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो इस वाली सेल को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हो, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। की हमने जो सेल करी थी, सेल करके उतना ही पैसा मिला, वो अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट पे करते करते खत्म हो गया, ईबीआईटी पे आके जीरो हो गया, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो गया, जीरो हो गया। बोलो समझ में आ रहा है। बताओ हम लोग एक्सपेंसेस को किस नजर से देख रहे हैं, वेरिएबिलिटी के हिसाब से या ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग तो नहीं आएगा, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये देखो हमने यहां क्या लिखा, पढ़ना जरा। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट लेवल ऑफ सेल एट विच ईबीआईटी इज जीरो। कहते हैं सेल, उतनी सेल हो जिससे खर्च करते करते ईबीआईटी हमारा कितना हो जाए, जीरो हो जाए, तो इसी सेल का नाम क्या है, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। क्या नाम है, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, इसका नाम है। अच्छा, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट अमाउंट ऑफ सेल विच इज जस्ट सफिशिएंट टू कवर ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेटिंग कॉस्ट को कवर करने भर का अगर पैसा आपको मिला, तो जो आपने सेल करी उसी को क्या बोलोगे, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। बोलो समझ में आया ना। अच्छा अब एक बार और बेटा, आज क्योंकि यही टॉपिक ही करना है, बोलो अभी हम लोगों ने कैसे स्टेटमेंट बनाया था, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट की पेमेंट कर दी, क्या बचा, कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट पे कर दी, ईबीआईटी, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट पे कर दिया, क्या बचा, ईबीटी। अब इसकी जरूरत पड़ेगी असल में, बताओ अब इसमें से टैक्स दे दिया, ईएटी, फिर बताओ प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया, अर्निंग फॉर इक्विटी, और बेटा इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया, ईपीएस। अब खूब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, देखो यहां से और यहां तक, यहां से और यहां तक
हम ऑपरेटिंग ब्रेक इवन की बात करते हैं, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन की बात करते हैं, समझे? यहां से यहां तक हम ऑपरेटिंग ब्रेक इवन की बात करते हैं। बेटा मैं आपको ऐसे बता रहा था, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं ये बिजनेस रन कर रहा हूं, तो मेरे पास एक कॉस्ट आती है ऑपरेटिंग। क्या होती है ऑपरेटिंग? इस बिजनेस को रन करने के लिए जो जरूरी है वो क्या है? क्या है? ऑपरेटिंग। और बेटा सोचो, इस बिजनेस को चलाने के लिए, शुरू करने के लिए मे भी मैंने कोई लोन लिया हो, बोलो, तो उसका इंटरेस्ट भी तो जाएगा। वो इंटरेस्ट बिजनेस चलाने के लिए जरूरी नहीं है, बिजनेस चले या बिजनेस में छुट्टी हो, वो इंटरेस्ट मेरा जाना फिक्स है। उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंसिंग कॉस्ट। क्या बोलते हो? उसको बोलते हैं फाइनेंसिंग कॉस्ट। समझ में है? अच्छा, वो क्या क्या हो सकता है? देखो मेरी तरफ, वो क्या क्या हो सकता है? एक तो इंटरेस्ट हो सकता है, क्या होगा? दूसरा प्रेफरेंस डिविडेंड। दूसरा क्या होगा? प्रेफरेंस डिविडेंड के साथ कमिटमेंट होती है ना कि उनको हम डिविडेंड देंगे ही देंगे, बस इतनी मोहलत मिलती है। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। बोलो बेटा, क्यूमुलेटिव होगा तो इस साल का अगले साल ले लेगा, है ना, लेकिन देना तो पड़ेगा, बच नहीं पाओगे। समझ आ रही मेरी बात? तो अब पहले दिमाग में बैठाओ, बिजनेस को चलाने के लिए दो तरह की कॉस्ट की जरूरत पड़ती है। कौन कौन सी बताओ? पहली ऑपरेटिंग, दूसरी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हुई? जो बिजनेस को रन कराने के लिए कॉस्ट पे करनी पड़ती है, वेदर फिक्स्ड वेदर वेरिएबल, उसको क्या बोलोगे? ऑपरेटिंग कॉस्ट। और अगर हमने बिजनेस को शुरू करने के लिए, चलाने के लिए लोन लिया है, तो उसमें जो हमें फाइनेंसिंग कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनेंसिंग कॉस्ट। फाइनेंसिंग कॉस्ट का एग्जांपल दो, क्या क्या होगा? इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। ये कुछ ही होती है मुट्ठी भर, और ऑपरेटिंग वाली बहुत सारी होती हैं, तो इसलिए उनको यहां पे लिखा जाता है। तो अब ये देखो, इधर मैं क्या पढ़ा रहा हूं, समझना। सब बच्चे देखो, अगर हमने उतनी सेल करी, पूरा फोकस करना, यहां पे की पॉइंट है, अगर हमने उतनी सेल करी जिससे पैसे खर्च करते 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 यहां आके खत्म हो गई, तो इस वाली सेल को हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलोगे? समझे? उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, आगे बेटा, आगे ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। अब ध्यान से सुनना दोबारा से, बोलो ये समझ में आ गया? ठीक है। अब बेटा देखो इधर, सब लोग फोकस करो। अब देखो ऐसे, अब 2 मिनट के लिए इसको भूल जाओ, अब 2 मिनट के लिए इसको भूल जाओ। अब मान लो हमने सेल करी, सेल करते 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 सेल करी, और सेल से पैसे खर्च होते होते यहां जीरो नहीं हुआ, यहां कुछ पैसा बचा है। ये जीरो नहीं हुआ है, यहां पे अभी कुछ पैसे अपने पास हैं। ठीक है, जीरो नहीं हुआ है, क्या है? कुछ पैसे हैं। लेकिन अब इधर देखो, यहां जो पैसे हैं, खूब ध्यान से सुनना, जैसे ही मैंने इंटरेस्ट दिया, जैसे ही मैंने टैक्स दिया, जैसे ही मैंने प्रेफरेंस की डिविडेंड दी, तो ये खत्म हो गए। समझे? यहां जो पैसा बचा था अपने पास, ये जो पैसा बचा था, जैसे ही हमने इंटरेस्ट दिया, जैसे ही टैक्स दिया, जैसे ही प्रेफरेंस का डिविडेंड दिया, हालांकि मुझे टैक्स से मतलब नहीं है, क्योंकि टैक्स तो वो तो देना ही पड़ेगा ना। फाइनेंसिंग कॉस्ट मेरी 2 है, कौन कौन सी? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। अब ये टैक्स बीच में इसलिए आ जा रहा है क्योंकि प्रेफरेंस की डिविडेंड कब जाती है? आफ्टर टैक्स। और इंटरेस्ट कब जाता है? बिफोर टैक्स। तो टैक्स अपने आप पिक्चर में आ जा रहा है, हमें टैक्स से कोई मतलब नहीं है। समझना बेटा। अब ये बताओ, मैंने कहा सेल करने के बाद यहां कुछ पैसा बचा, वो जीरो नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही ये सब पे किया तो यहां आके जीरो हो गया, तो ईपीएस भी तो जीरो आएगा। समझ आया? तो बेटा वो ईबीआईटी जो यहां तक आते आते जीरो हो जाता है, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलोगे? समझ आया? अब बताओ कौन सा फाइनेंशियल ब्रेक इवन होगा, सेल या ईबीआईटी? ईबीआई आता सेल से, भाई सेल तो कम होते होते आ रही है, लेकिन जब हम लोग फाइनेंशियल ब्रेक इवन पढ़ेंगे तो किसकी पढ़ाई करेंगे? ईबीआईटी की। और जब ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट की पढ़ाई करेंगे तब किसकी पढ़ाई करेंगे? सेल की। बात समझ में आ रही है? अब इधर देखो, सब बच्चे स्क्रीन पे देखो। अब ये बताओ, आपको नहीं लगता बेटा यहां से यहां तक जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो यहां हम ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ रहे होते हैं, पढ़ते हो? फिर यहां से और यहां के बारे में जब पढ़ाई करते हैं तो क्या पढ़ते हो? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ते हो। और बेटा जब यहां से यहां की पढ़ाई करें तो ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? ये देखो मैंने 3 लिखवाए थे ना, पहला ऑपरेटिंग, अगला फाइनेंसिंग, अगला ओवरऑल। अभी कौन सा पढ़ा है? ऑपरेटिंग लिखवा दिया,
फाइनेंसिंग नोटिंग करा दी, अभी फाइनेंसिंग एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। तो ये होता है ओवरऑल, आज की क्लास में टोटल यही अपने लोग को डिस्कस करना है, समझ है। तो वो सेल, दैट अमाउंट ऑफ सेल एट विच EBIT इज 0 इज नोन एज ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलोगे? ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। और यहां हमने लिखा, देखो, दैट अमाउंट ऑफ EBIT एट विच EPS इज 0, वो EBIT जिस पे EPS क्या हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, या एग्जाम में भी ऐसे लिख के आ जाता है फाइनेंशियल BEP। हम लोग लिखते हैं ना, इसको पूरा लिखते ही कहा है BEP, ऐसे करके एग्जाम में भी आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, अब जरा, तो ये तो एक ओवरऑल समझा दिया, अब जरा एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में फिर हम लोग, तो अभी मैं फिर से आपको बताने चल रहा हूं ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, अब इधर देखो, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट बेटा, तो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट क्या हुआ? वो सेल जिसपे हमारा EBIT क्या हो जाए, उसी को क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। और ये बेटा बिल्कुल वैसे निकाला जाएगा जैसे आपने मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ा हुआ है। कहां पे? मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या पढ़ा था? अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट को किससे डिवाइड कर दें? पर यूनिट से, तो ब्रेक इवन पॉइंट किस में आएगा? यूनिट्स में। और अगर फिक्स्ड कॉस्ट को किससे डिवाइड कर दें तो क्या किस में आएगा? रुपीस में आएगा। यूनिट्स और रुपीस का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो मेरा 1 लाख का टोटल खर्चा है इस बिजनेस का, एक बच्चे की फीस 10,000 है, तो चाहे मैं ऐसे बोलूं 10 बच्चों की फीस, तो यूनिट्स में बात करी, चाहे ऐसे बोलूं 1 लाख रुपए, तो मैंने पैसे में बात करी, समझ आया ना। तो ब्रेक इवन हम 2 तरीके से निकालते हैं, बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा, तो बेटा अगर मैं एक छोटा सा आपको यहां पे एग्जाम्पल करवाऊं, लिखो जरा एक एग्जाम्पल, सब लोग एक एग्जाम्पल लिखिएगा जरा, एक एग्जाम्पल लिखिए। लिखिए बेटा एग्जाम्पल, फाइंड ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। फ्रॉम फॉलोइंग डेटा, मुझे दिया है सेल, मुझे दिया है सेलिंग प्राइस पर यूनिट 500 रुपए की, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 300 रुपए की, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट ये है 1 लाख की, सॉरी 10 लाख की, और हमें ये निकालना है। हाँ, सॉल्यूशन। अब बताओ, मैंने आपको 2 तरीके बताए बेटा, एक मैंने बताया ब्रेक इवन पॉइंट अगर हमें निकालना है यूनिट्स में, तो फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन आता है जब सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हो। फिक्स्ड कॉस्ट दी है 10 लाख की, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 500, वेरिएबल कॉस्ट है 300, डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 10 लाख डिवाइडेड बाय 200, और ये आ गया 5000 यूनिट्स, तो ये आ गया 5000 यूनिट्स। तो यूनिट्स में इनकी वेरिएबल वो ब्रेक इवन पॉइंट ये आ गया। अब अगर यही मुझे रुपीस में चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट यही अगर मुझे रुपीस में चाहिए, तो फॉर्मूला लिखवाया है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, और फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। फिक्स्ड कॉस्ट है 10 लाख की, कंट्रीब्यूशन अभी निकाला 200 का, सेलिंग प्राइस है 500 का, और इनटू 100, तो ये आ गया 10 लाख।
डिवाइडेड बाई 40%, और ये आ गया 25 लाख। तो ये 25 लाख ये रुपीस में आया और 5000 ये यूनिट्स में आया था। $5,000 यूनिट्स में आया था और 25 लाख रुपीस में आया। इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, क्या होता है ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट? उस पे EBIT क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एक बार जरा चेक करते हैं क्या ये सही है कि गलत है। तो अगर हम इसको चेक करें, वेरीफाई करें, अगर हम इसको वेरिफिकेशन करें, वेरिफिकेशन, सेल में से माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट, आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, माइनस कर दो फिक्स्ड कॉस्ट, तो आता था EBIT। EBIT यहां आना चाहिए 0। तो बेटा 500 यूनिट आया निकल के हम लोग का, और 1 यूनिट हम लोग बेचते हैं कितने में? 500 में, 500 में बेटा। ये 5000 आया, तो ये हमारे पास आ गया 25 लाख। वेरिएबल कॉस्ट 5000 यूनिट्स हैं, ये 1 यूनिट पे 300 रुपए की है। 5 3 15, 15 लाख की हो गई वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आया 10 लाख का, और अपना क्वेश्चन देखो तो फिक्स्ड कॉस्ट भी 10 लाख की है। 10 लाख में से 10 लाख माइनस किया, 0 हो गया। तो इसका मतलब यही है हमारा फाइनेंशियल ब्रेक, सॉरी, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे हम लोग का EBIT हो जाता है 0। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये तो हो गया ऑपरेटिंग। अब जरा हम लोग समझने जा रहे हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में। ये हमने ऑपरेटिंग समझ लिया। चलो तुम लोग बताओ, फिर मैं फाइनेंशियल बताऊं। बताओ ब्रेक इवन पॉइंट कितने टाइप का हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा। ऑपरेटिंग क्या होगा? अगर सेल करने से उतना ही पैसा मिले जो हमारी केवल ऑपरेटिंग कॉस्ट को कवर करने भर का हो, जिसपे हमारा EBIT क्या हो जाए? 0, तो वो क्या हो गया? ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। फिर अगर हमें उतना ही EBIT आए जो जिससे EPS कितनी हो जाए? 0, तो उसको क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, और इन दोनों को कंबाइंड करके क्या बोलेंगे? ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। जो मुझे क्वेश्चन करवाना है वो ओवरऑल पे है, पर हम लोग टुकड़ों में रहे। तो ऑपरेटिंग समझ में आ गया। अब जरा समझते हैं फाइनेंशियल। लिखिए, लिखिए फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। नोटिंग आपने कर ही ली है, मैं जरा इसको समझाता हूं। चलो अब इधर देखो, बताओ बेटा। अच्छा अब देखो मैं बताने क्या जा रहा हूं। तो ये देखो, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है। मैं यही फॉर्मूला जरा मैं थोड़ा सा प्रूव करके आपको दिखाना चाहता हूं। ठीक है, अब फोकस करोगे तो भूलेगा कभी नहीं, एकदम इत्मीनान से। चलो अब इधर देखो, देखो अब मैं ये जरा प्रूव करके आपको दिखाना चाहता हूं, तो सब लोग एकदम ध्यान से सुनोगे। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट जब भी निकालने को आएगा तो फॉर्मूला ये है। आइए देखिए, चलो बताओ फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या हुआ? मेरी तरफ देखो, EBIT उतना मिले जो जिसपे EPS क्या हो जाए? 0। ये तो बुक वाली बात हो गई। कंसेप्चुअली ये हुआ कि हमें उतने ही पैसे मिले जिससे खाली फाइनेंसिंग कॉस्ट पे हो सकती है।
कंसेप्ट ये हुआ ना। फाइनेंस मतलब लोग कहते नहीं कार फाइनेंस कराए, फाइनेंस का मतलब लोन। तो लोन की कॉस्ट होती क्या है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। लोन लोगे तो इंटरेस्ट दोगे, शेयर इश्यू करोगे तो क्या दोगे? डिविडेंड देंगे। अच्छा, इक्विटी के साथ कोई कमिटमेंट होती नहीं, कमिटमेंट किसके साथ होती है? प्रेफरेंस और लोन। तो लोन वालों को इंटरेस्ट देना है, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देना है। तो अगर ईबीआईटी उतना आया जो खाली इंटरेस्ट और डिविडेंड देने पे जीरो हो गया, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हो? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अच्छा तो एक जरा एग्जांपल लिखो, इसी से मुझे डेटा मिल जाएगा तो मैं आपको समझा पाऊंगा। लिखिए एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2। फाइंड फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। इंटरेस्ट दे रखा है 20,000 का, प्रेफरेंस डिविडेंड ये है 16,000 का, टैक्स रेट है बेटा 30% का, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ये है 1 लाख का। ये है 1 लाख का। ठीक है, अच्छा तो जब भी फाइनेंशियल ब्रेक इवन वाला क्वेश्चन आएगा तो वो ईबीआईटी से शुरू होगा, और जब भी ऑपरेटिंग वाला आएगा तो वो सेल से शुरू होगा। आइए देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। तो अब ये रहा इसका सोल्यूशन। अब कोई लिखेगा नहीं, अब 2 मिनट तसल्ली से देखना बेटा, यहां पे थोड़ा सा टाइम लगेगा समझना, निकल तो चुटकियों में जाएगा, जरा उसका लॉजिक समझ में आ जाए तो फिर इजी हो जाएगा। ये देखो अब जरा, इन्होंने कहा है क्या निकलना है? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। क्या निकलना है? क्या होता है ये? ईबीआईटी। क्या होता है? बस वो मैजिकल ईबीआईटी होता है जिसपे एपीएस कितना हो जाए? 0, उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा मेरी तरफ देखो, आप लोग डिग्री लेके किसी कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनोगे तो क्या करोगे? ईबीआईटी कितना रखोगे? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पे या इससे ऊपर? इससे इस पे रखोगे तो ईपीएस 0 हो जाएगा ना, कुछ तो देना होगा शेयर होल्डर्स को, इसीलिए निकाला जाता है। समझ आए? कल को जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करोगे तो सेल चेक करोगे, एक्सपेक्टेड सेल, तो वो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पे नहीं होना चाहिए, वरना आधे रास्ते में ही पैसे खत्म हो जाएंगे। बोलो समझ आए? फिर जो ईबीआईटी बच रहा है वो फाइनेंशियल ब्रेक इवन नहीं होना चाहिए, वरना ईपीएस तक आते आते पैसा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ आए? इसलिए ये पढ़ रहे हो। अच्छा अब ये देखो, पहले मैं निकाल के दिखाता हूं, देखो तो फाइनेंशियल लिखो आप भी, फाइनेंशियल, अभी जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब सुनना। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। इंटरेस्ट बेटा क्वेश्चन में दे रखा है 20,000 का, प्रेफरेंस डिविडेंड दे रखी है 16,000 की, टैक्स रेट दिया है 1 माइनस 30% का मतलब 0.3, तो ये आ गया 20,000 प्लस 22,857। सही है।
तो ये आ गया 42857, ये आ गया आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ये आ गया फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। डन। अब इधर देखो मेरी तरफ। अब फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या हुआ? ये वो ईबीआईटी आया है जिसपे क्या होगा? ईपीएस हो जाएगा 0। एक बार जरा चेक करते हैं। अब यहीं पे बेटा समझाऊंगा तो 2 मिनट ध्यान से सुनना। लो देखो इधर, बताओ। अब ये हो रहा है वेरिफिकेशन, और मैं अलग अलग तरीके से बताऊंगा तो दिमाग में एकदम बढ़िया से बैठ जाएगा। देखो जरा, अब ये बताओ, जब आप ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करते हो तो आ जाता है ईबीटी, फिर इसमें से आप माइनस करते हो टैक्स तो आ जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, फिर आप माइनस करते हो प्रेफरेंस डिविडेंड तो आ जाता है अर्निंग फॉर इक्विटी, और इसी को जब डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर से तो आ जाती है हमारे पास ईपीएस। अब सब बच्चे देखो, मेरा ईबीआईटी आया 42857, ये आया। अब इसमें से अगर हम लोग इंटरेस्ट दें, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20,000, तो ये बच गया 22,857। अगर हम टैक्स दें, क्वेश्चन में दिया है 30%, कितना? 6857, कितना बचा? 16,000 एग्जैक्ट। 16,000 बचा एग्जैक्ट बेटा, एग्जैक्ट 16,000 का अर्निंग आफ्टर टैक्स बचा। और ये देखो प्रेफरेंस डिविडेंड कितने का है? 16,000 का। तो अब ये अर्निंग ही हो गई 0, तो भले आपके पास नंबर ऑफ शेयर 10,000 है, 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये वो ईबीआईटी है जिसपे हम लोग का ईपीएस हो जाता है 0। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये कॉपी कर लो। चलो क्वेश्चन लगा लिया, वेरीफाई कर लिया बेटा। अब थोड़ा सा कंसेप्चुअली बात करेंगे। स्क्रीन पे अब देखना, ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो अब ये क्या है, अब ये मैं लॉजिक बता रहा हूं इसलिए प्लीज अब ध्यान से सुनेंगे। देखो यहां पे अब जो चीज यहां मैं बताना शुरू कर रहा था, देखो होता क्या है, यहां तक तो हमारे लोग की आती है ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, यहां से शुरू होता है ना। अब ये देखो, अगर आप देखो, सब बच्चे देखना, चलो मुझे बताओ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 लाख का है, टैक्स हमने दिया 30% का, फटाफट बताओ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचेगा? 70,000 का। तो मैंने आपको बताया था, अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स को 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? बोलो। अगर हम 1 लाख को मल्टीप्लाई कर दें 1 माइनस 30% से तो ये आ गया ना 70,000। तो मुझे एक बात बताओ, सब बच्चे एक बात बताओ, अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स को 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करते हो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। तो अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर दो तो आ नहीं जाएगा? आ जाएगा ना। देखो जरा, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कितना है? 70,000। अगर हम इसको डिवाइड कर दें 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर दें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, दैट इज 1 लाख। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, ये आ जाएगा हम लोग के पास बेटा। जैसे
अगर मैं 70,000 को डिवाइड कर दूं 0.7 से तो ये मेरे पास 1 लाख आ जाएगा। तो एक बात तो मैंने आपको ये बताई, बोलो ये समझ में? अब बेटा देखो, अब उस लॉजिक पे आ रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना। क्या टॉपिक पढ़ रहे हो, जरा नाम बताओ उसका अभी जो चल रहा है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। क्या होता है ये? वो ईबीआईटी जिससे एपीएस जीरो हो जाए, या ऐसे और आसान करके जो फिक्स्ड कॉस्ट पे करते करते खत्म हो जाएगा। कौन सी? फाइनेंसिंग वाली। कौन सी? अच्छा अब ये देखो, फाइनेंसिंग वाली कौन सी आती है? नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, 2 ही तो आती है। ठीक है बेटा, अब सुनना, अब ये मेन पॉइंट है जो आप बता रहा हूं, सुनो। अब देखो, जो हम लोग फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं? इसकी कैलकुलेशन होती है टैक्स से पहले। कब होती है? जरा मुझको एक बात बताओ, देखो मेरी तरफ। आप लोग कल पढ़ाई करके किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे तो ये सारे फैसले, जैसे एक बार को देखो, हम अपनी रिसर्च टीम लगाएंगे, उनसे कहेंगे बताओ एक्सपेक्टेड सेल कितनी आने वाली है, चेक करेंगे ना। तो एक बार जब निकालोगे ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, तो उससे पता चल जाएगा ना कि इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा। बोलो, सेल कैसी होनी चाहिए? ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा या कम? ज्यादा। नहीं है तो हम कुछ ट्राई करेंगे, नया प्रोडक्ट लेके आएंगे, रिसर्च कराएंगे, इनोवेशंस कराएंगे। समझ आ रहा है? फिर बताओ दूसरा, फिर ईबीआईटी तक आते आते आप जो ईबीआईटी आएगा, एक बार खुद से निकाल के चेक करोगे ना, क्या कि ये फाइनेंशियल ब्रेक इवन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उससे ज्यादा है कि कम है। अगर उसके बराबर है तो सही नहीं है, क्या प्रयास करोगे? ज्यादा रखने का ट्राई करोगे ना। तो अब बताओ, ये सब चीजें आप कब करोगे? आप कब करोगे? टैक्स देने के बाद या टैक्स देने से पहले? टैक्स देने के बाद या टैक्स देने से पहले? पहले। ये तो ईयर भी नहीं शुरू होता तभी हो जाता है। बोलो बेटा, ठीक। अरे जैसे हम लोग सोचे एफएम में हम बहुत सारे नंबर लेके आएंगे, तो वो आज ही सोचना पड़ेगा ना, पढ़ाई शुरू करते टाइम। वैसे कोई भी ईयर शुरू करते टाइम हमें सोचना होता है ना, हमें परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, तभी तो। ठीक है, अब फिर से बता दो, ये सारे फैसले कब लिए जाते हैं? टैक्स देने के बाद कि टैक्स देने के पहले? पहले। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला भी ऐसा बनाया जो कि हो टैक्स देने से पहले। तो ये देखो, देखो तो हमारे 2 खर्चे जाते हैं, एक इंटरेस्ट जाता है और एक क्या जाता है? भाई इन्हीं को देने भर का जो पैसा होता है वही तो होगा ना फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन बताओ, प्रेफरेंस डिविडेंड कब जाता है? टैक्स देने के बाद कि पहले? और आपको डिसीजन कब लेना है? पहले। तो ऐसे ना करें, इसको 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर दें तो बिफोर टैक्स हो जाएगा। बोलो, अगर इसको 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा? बिफोर टैक्स हो जाएगा। तो ये देखो इधर, तो हमने फॉर्मूला ये बनाया, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होगा इंटरेस्ट अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट और प्रेफरेंस डिविडेंड। इसको डिवाइड करने से ये कैसा हो जाता है? बिफोर टैक्स हो जाता है। कैसा हो जाता है? समझे? और बढ़िया समझ में आएगा। ये देखो इधर, ये लिखना नहीं, बस समझाने के लिए। ये देखो इधर, देखो यहां ये 0 हो रहा है। अगर हम ऐसे करें, देखो ईबीआईटी में यही लिखूं 42857, उसमें से इंटरेस्ट दे दूं तो ये आ गया 22857। क्या ये लिखा? ये है ईबीआईटी, ये क्या है? इंटरेस्ट। तो ये क्या बचा? अर्निंग बिफोर टैक्स। आपको खाली समझाने के लिए, मान लो मैं ऐसे करता हूं, बताओ ईबीआईटी में से क्या माइनस किया? क्या माइनस किया? अब यही माइनस कर रहा हूं प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या माइनस करेंगे? जरा चेक करके बताओ क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? लेकिन मैं 16 नहीं लूंगा, मैं उसको 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड करके लूंगा। कैसे? तो अब बताओ जरा, अगर हम 16,000 को 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर दें तो यह आता है 22857। सब बच्चे देखना। तो देखो, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट दिया, मतलब अपनी सारी कॉस्ट हमने यहीं पे कर दी। अब जो बचा इसको मैंने नाम दिया ईबीटी। क्या नाम दिया? निकालो कितना है? हाँ, 0। समझ में? और ये देखो इधर, ये जो हमने लिखा है 22,857, ये यही तो है। समझ आया? इसका मतलब चाहे टैक्स देने के बाद 16,000 दो, चाहे टैक्स से पहले 22,000 दो, बात बराबर है।
और हमें फैसला कब लेना होगा ब्रेक इवन पॉइंट का? टैक्स देने से पहले। तो हमने फॉर्मूला भी ऐसा बनाया जो टैक्स देने से पहले कैलकुलेशन करता हूं। ठीक है, फटाफट बताओ कितने टाइप का ब्रेक इवन हुआ? पहला ऑपरेटिंग, दूसरा फाइनेंशियल, तीसरा ऑपरेटिंग का फॉर्मूला बताओ, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन, तो इससे आंसर किसमें आएगा? फिर फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन, इससे आंसर किसमें आएगा? फाइनेंशियल ब्रेक इवन का फॉर्मूला बताओ, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। ये हुआ। फिर से बताओ ये किसका फॉर्मूला है? ऑपरेटिंग, ये ऑपरेटिंग ब्रेक इवन का, और दूसरा वाला किसका है? फाइनेंशियल ब्रेक इवन का। ये वाला ऑपरेटिंग का और ये वाला फाइनेंशियल का। बेटा ये दोनों जोड़ दें तो ये हो गया ओवरऑल का। अगर यही फॉर्मूला सम करके लिख दूं, अभी लिखवाने जा रहा हूं, तो ये क्या हो गया? ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट हो गया ना। ये अपना अगला टॉपिक है। हेडिंग बनाओ, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। कंसेप्ट नंबर 2, बेटा इसी में तो लिख लो, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट पे पीएचडी कहां करते हो? मार्जिनल कॉस्टिंग में। अरे वो कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड हो गया ना। ठीक है, और यहां बेसिकली कौन सा पढ़ना है? फाइनेंशियल वाला। लेकिन हम लोग का इंस्टीट्यूट क्या चाहता है कि एक ही चैप्टर में वो पूरा सारे सब्जेक्ट ही पूछ लें एक ही क्वेश्चन में। तो वो क्या करेंगे, है ये ब्रेक इवन पॉइंट, एफएम में क्वेश्चन आएगा, उसी में क्या पूछेगा? ऑपरेटिंग पे पूछना शुरू कर देगा। जबकि इसका ऑपरेटिंग से लेना देना नहीं है। एफएम का लेना देना किससे है? पैसे से ना, फाइनेंस से। लेकिन अब एग्जाम में क्वेश्चन दोनों पे आता है। चलो लिखो अब इसमें। हाँ अब बताओ, तुम लोग, इतना मैं पढ़ा चुका हूं, बताओ जरा ये क्या होगा? मैं चॉइस दे रहा हूं, बताना। और पहले 2 सवाल का जवाब दो, तब तीसरा ये होगा। पहला बताओ, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ईबीआईटी की सेल। फिर दूसरा सवाल, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ईबीआईटी की सेल। अब तीसरा ये सवाल, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? ईबीआईटी की सेल। सेल होगा। सेल पे ही तो कटते कटते नीचे जीरो हो जाएगा ना। अरे मैंने क्या बताया था अभी? यहां समझाया नहीं था? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये क्या है? ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। और यहां से यहां तक ये क्या है? फाइनेंशियल। तो यहां से यहां तक ये क्या होगा? कंबाइंड। तो वो सेल जिसपे ईपीएस हो जाए 0, वही क्या हो गया? ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। डन। लिखो, it is that level of sale, it is that level of sale at which EPS is 0. EPS is 0. अच्छा, अब कोई बताएगा इसके कितने फॉर्मूले बनेंगे? 1 कि 2? चलो मैं बताता हूं। इधर देखो, बताओ ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट ये किसके किसके बराबर होगा? ऑपरेटिंग और के बराबर होगा? ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग का तो एक ही फॉर्मूला है, इंटरेस्ट प्रेफरेंस डिविडेंड और डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट, इसका तो एक ही फॉर्मूला है, 1 माइनस टैक्स रेट। लेकिन इसके 2 फॉर्मूले थे ना, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, और यहां क्या नीचे आता था? अब इस पूरे को अगर डिवाइड करोगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से तो आंसर यूनिट में आएगा। पूरे को डिवाइड करोगे पीवी रेशियो से तो आंसर किस में आएगा? तो ओवरऑल के 2 फॉर्मूले अपने पास। समझ आए? लिखो, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट सेल in units
ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट होल डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये एक फॉर्मूला हुआ। दूसरा, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट सेल इन रुपीज, अगर इसको रुपीज में निकालेंगे ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट होल डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। होल डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। डन। चलो अब एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जिसमें ये निकालोगे ब्रेक इवन पॉइंट, और जो पहले पढ़ा था ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, उसमें क्या पढ़ा था, इनडिफरेंस पॉइंट। तो जो कल पढ़ा था, जो आज पढ़ा था, सबका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगला, और यहां बेटा अपने पास यही एक ही क्वेश्चन है इस पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। ब्रेक इवन पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 1। ये देखो इधर, इनकी रिक्वायरमेंट देखो क्या क्या है। फाइंड ईपीएस निकाल ही देंगे, ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा है अभी भी, और फिर कह रहे हैं वो पीबीआईटी इंडिफरेंस पॉइंट का पीबीआईटी मतलब ईबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एक ही बात है ना। तो ये पिछला वाला हुआ, और ये वाला अभी अभी पढ़ाया है। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन देखिए। चलो शुरू से देखो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा है बेटा, गामा लिमिटेड इज कंसिडरिंग 3 फाइनेंशियल प्लान, द की इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। गामा लिमिटेड 3 प्लान को ऑब्जर्व कर रही है, जिसकी जानकारी है, ये देखो क्या, टोटल इन्वेस्टमेंट टू बी रेज 2 लाख। इनको कितने पैसे चाहिए, 2 लाख चाहिए। पहला प्लान क्या है, 100% इक्विटी से। कहां से, मतलब पूरा 2 लाख कहां से आएगा, इक्विटी से। दूसरे में क्या है, 50% इक्विटी 50% डेट, और तीसरे में क्या है, 50% इक्विटी और 50% प्रेफरेंस शेयर। तो अब यहां जरा लिखो क्वेश्चन नंबर 1 ए, फाइनेंशियल प्लान, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, इक्विटी शेयर, %8 डेट, 8% प्रेफरेंस शेयर। तीनों प्लान में पैसे लेके आ रहे हैं 2 लाख। प्लान ए में 100% इक्विटी से आ रहा है, तो पूरा 2 लाख इक्विटी से आएगा। बी में आधा इक्विटी आधा डेट,
आधा 1 लाख इक्विटी से, 1 लाख डेट से। प्लान सी में इक्विटी एंड प्रेफरेंस, तो 1 लाख इक्विटी से आएगा, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर से आएगा। कुल मिला के इनके पास ये 3 प्लान है। 2 लाख इनको चाहिए, 2 लाख ये इक्विटी से भी ला सकते हैं। इनके पास 3 कॉम्बिनेशन है, इस पे ये लोग विचार कर रहे हैं कहां से लाना इनके लिए बेटर होगा। चलो आगे देखो बेटा, ये तो क्वेश्चन की में जो कहा था वही हमने लिख दिया। अब पढ़ो और क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड ईपीएस, क्या निकालना है तीनों प्लान में। तो ईपीएस निकालने के लिए एक्सपेक्टेड ईबीआईटी दे दिया 80,000 का, तो हम क्या करें, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्स, ईएटी, वैसे आ जाएगा ना। चलो निकालते हैं, लिखिए पहला आंसर, पहला आंसर कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस अंडर ईच प्लान, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ईबीआईटी ब्रैकेट में लिखना एक्सपेक्टेड, माइनस करेंगे इंटरेस्ट, आ जाएगा ईबीटी, माइनस करेंगे टैक्स ईएटी, माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, तो आएगी अर्निंग फॉर इक्विटी, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो आ गया ईपीएस। $80,000 का बेटा उसने एक्सपेक्टेड ईबीआईटी दिया है, तो मैंने तीनों प्लान में लिख दिया 80,000। अब आइए लिखते चले जाते हैं, फटाफट बताओ। प्लान ए में इंटरेस्ट कितना जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना जाएगा, 0, क्योंकि पूरा इक्विटी फाइनेंसिंग है, तो ये नील 80,000। बेटा क्वेश्चन पे आप सभी देख लो, टैक्स रेट है 50% का, 50% का टैक्स रेट है। 40,000 का टैक्स पे कर दिया, बचा 40,000। प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, यही 40,000 हो गया अर्निंग फॉर इक्विटी। और नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, ये देख लो जरा क्या लिखा है, एक इक्विटी शेयर 10 रुपए का है और इसको इशू किया है 10 रुपए के प्रीमियम पे, तो इसका मतलब इक्विटी शेयर कितने का हुआ, 20 रुपीज का। बोलो बेटा, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ शेयर चाहिए होगा ना हम लोग को, तो यहां मैं निकाल दे रहा हूं नंबर ऑफ शेयर, क्योंकि ये तो तीनों में है ना, तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय प्राइस, इशू प्राइस। 2 लाख का इक्विटी इशू किया है और एक इक्विटी 20 रुपए का है, 10,000। 10,000 आया, 10 रुपए है फेस वैल्यू और 10 रुपए है सिक्योरिटी प्रीमियम। $10,000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ईपीएस आ गया 4 रुपीज का प्लान ए में। प्लान ए में आ गया 10,000 का। सेकंड में आ जाओ। सेकंड में इंटरेस्ट हम लोग का कितना जाएगा, 1 लाख का 8%, 8,000।
8,000 का इंटरेस्ट पे करोगे तो बचेगा 72, 36 का टैक्स गया तो बचा 36। प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं है, तो यही अपने पास बच गया पूरा 36, और नंबर ऑफ शेयर यहां आएगा 5,000 का। क्यों? ये देखो, इक्विटी से कितने पैसे लिए हो? 1 लाख, और एक शेयर कितने का है? 20 रुपए का ना। ये नंबर ऑफ शेयर था प्लान ए का। अगर मैं निकालूं नंबर ऑफ शेयर प्लान बी का, बी एंड सी का, तो बी और सी में 1 लाख इक्विटी से लिया है, 20 रुपए का एक शेयर है, तो 5,000 शेयर। $5,000 से डिवाइड किया कितना है? 7.2। प्लान सी में आ जाओ। सी में डेट नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं जाएगा, पूरा 80,000 आ गया। 40,000 का टैक्स दिया, 40,000 बच गया। प्रेफरेंस का डिविडेंड 1 लाख का 8%, 8,000। 32 बचा, 5,000 से डिवाइड करेंगे 6.40। तीनों प्लान में हम लोगों ने एपीएस कैलकुलेट कर लिया। डन बेटा? अब आगे देखो जरा, इनका ये पहला क्वेश्चन तो कर लिया हम लोगों ने। अब क्या कह रहे हैं? यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन फॉर ईच प्लान, ईपीएस आ गया, फॉर ईच प्लान ब्रेक इवन। तीनों प्लान के लिए क्या निकालना है? फाइनेंशियल ब्रेक इवन। इधर देखो, फाइनेंशियल ब्रेक इवन। जरा बताओ, यहां इंटरेस्ट कितना गया? प्रेफरेंस डिविडेंड कितना गया? तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन कितना हुआ? 0। अरे फॉर्मूला क्या पढ़ा? इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड दोनों 0 है, तो कितना आएगा? 0 आएगा ना। अब यहां पढ़ो, इंटरेस्ट कितना गया और डिविडेंड कितना गया? डिविडेंड नहीं है तो वही 8,000 क्या हो गया? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। इसमें निकालना पड़ेगा, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा ना टैक्स रेट से। चलो निकालते। सेकंड आंसर, कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट in each plan financial break even point equals to interest plus preference dividend divided by 1 minus tax rate. Plan A, इंटरेस्ट 0 है, प्रेफरेंस डिविडेंड 0 है, 1 माइनस टैक्स रेट है 50% का, तो अल्टीमेटली ये 0 आ गया। प्लान बी, 8,000 का इंटरेस्ट दिया है, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो इसका आंसर 8,000 ही आ गया। प्लान सी, इंटरेस्ट नहीं है, 8,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोगों ने दिया है, तीनों का फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आ गया।
ठीक है बेटा, आगे बढ़े। चलो, एक तो ये चीज हो गया। नेक्स्ट, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड पढ़ो। अब ये थर्ड वो है जो आपने कल वाली क्लास में पढ़ा था, पिछले चैप्टर से है ना ये। क्या लिखा है, पढ़ो। इंडिकेट इफ एनी ऑफ द प्लान डोमिनेट एंड कंप्यूट ईबीआईटी रेंज अमंग द प्लान फॉर इनडिफरेंस। अब हमें क्या करना है, इनडिफरेंस पॉइंट निकालना है, फिर उस पर कॉमेंट करना है। क्या क्या निकलना है, और किसका, सारे प्लान का। कितने प्लान हैं, इन डिफरेंस पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हो, दो दो को कंपेयर करते हो। तो ए बी, बी सी, सी ए, 3 बार निकलेगा। 3 निकलेंगे ना, अरे 3 प्लान है ना, तो 3 निकालोगे तब जाके उस पर कमेंट करेंगे। चलो शुरू करो। पॉइंट नंबर 3, कंप्यूटेशन ऑफ इनडिफरेंस पॉइंट। क्या होता है इनडिफरेंस पॉइंट, वो ईबीआईटी जिस पे एपीएस क्या होता है, 0 हो जाता है, या दोनों का सेम हो जाता है, वही क्या होता है, इनडिफरेंस पॉइंट। तो अब पहले हम लोग निकालने जा रहे हैं प्लान ए एंड प्लान बी के बीच में। तो ईपीएस प्लान ए और ईपीएस प्लान बी जिस ईबीआईटी पे बराबर हो जाए वही है। तो अब फॉर्मूला क्या था, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड divided by number of share in plan A. EBIT minus interest, 1 minus tax rate, preference dividend, number of share in plan B. चलो बताओ, ईबीआईटी तो निकालना ही है, तो ईबीआईटी की जगह वही रहेगा। फटाफट बताओ, पहले प्लान में इंटरेस्ट कितना गया, टैक्स कितना है 50%, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं गया, और पहले में नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकाले थे 10,000। सेकंड प्लान में ईबीआईटी तो वही रहेगा, इंटरेस्ट गया था सेकंड में, हाँ 8,000 का, और टैक्स रेट हो गया 0.5। प्रेफरेंस डिविडेंड शायद नहीं था सेकंड में, नहीं था। नंबर ऑफ शेयर्स निकाले थे हम लोगों ने 5,000, 5 2 जा 10, तो ये आ गया बेटा ईबीआईटी 0.5 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 0.5 ईबीआईटी में मल्टीप्लाई करोगे, 0.5 ईबीआईटी माइनस 40,000 डिवाइडेड बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 0.5 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी इक्वल्स टू ईबीआईटी माइनस 40,000, 80,000। ईबीआईटी को एक साइड कर लो, हाँ अच्छा 4,000, ठीक ठीक। तो ये हो गया ईबीआईटी प्लस 0.5 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी बराबर 8,000। तो यहां से ईबीआईटी की वैल्यू आ गई 16,000।
प्लान ए और प्लान बी का EBIT आ गया 16,000। चलो अब प्लान ए और सी का निकालते हैं। प्लान ए और प्लान सी का चलो देखो बेटा, किसका? हाँ, ए और सी का, बी और सी का नहीं निकलेगा। हाँ, तो हम लोग कौन सा निकालने जा रहे हैं? बी सी। चलो प्लान बी एंड बेटा निकलेगा तो नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन वर्किंग दिखानी पड़ेगी ना एग्जाम में। तो अब यहां लिखोगे EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्रेफरेंस डिविडेंड नंबर ऑफ शेयर। EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्रेफरेंस डिविडेंड नंबर ऑफ शेयर। तो यहां लिखा EBIT, सेकेंड प्लान में कितना इंटरेस्ट गया था? 8,000। टैक्स रेट हो गया 50% का, प्रेफरेंस डिविडेंड था नहीं, नंबर ऑफ शेयर थे 5,000। EBIT थर्ड में इंटरेस्ट नहीं था, 1 माइनस टैक्स रेट प्रेफरेंस डिविडेंड गया था 8,000 का और डिवाइडेड बाई 5,000। अब बेटा इसमें कैलकुलेट तो कर दे रहा हूं लेकिन निकलेगा नहीं, तो ये आ गया 0.5 टाइम्स ऑफ EBIT माइनस 4,000 बराबर 0.5 टाइम्स ऑफ EBIT और माइनस 8,000। अब जैसे आप EBIT को एक तरफ करोगे कैंसिल हो जाएगा। 0.50 EBIT माइनस 0.50 ऑफ EBIT बराबर माइनस का 8,000 प्लस 4,000, ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहां लिखेंगे नॉट पॉसिबल। कल वाली क्लास में ये बात पढ़ाई भी थी कि जरूरी नहीं है कि हर बार इंडिफरेंस पॉइंट मिल ही जाएगा। हो गया? अब कौन सा बचा? ए एंड सी। चलो निकाल दे। प्लान ए एंड प्लान सी। EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्रेफरेंस डिविडेंड
EBIT, प्लान ए में इंटरेस्ट गया नहीं था, टैक्स भी नहीं गया था, टैक्स कह रहा हूं, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं गया था, और नंबर ऑफ शेयर थे 10,000। EBIT, सी वाले में इंटरेस्ट नहीं था ना, कि था? नहीं था, और डिविडेंड था 0.5 EBIT by 2 equals to 0.5 EBIT minus 8,000 0.5 EBIT equals to EBIT minus 16,000, 0.5 EBIT equals to 16,000, EBIT आ गया 32,000। तो प्लान ए और सी का EBIT आ गया 32,000। हो गया? अच्छा, अब लास्ट पॉइंट, स्क्रीन पे देखो। अब ये देखो, क्वेश्चन में एक ये भी कहा था, पहले उसने कहा हर एक प्लान का ईपीएस निकाल दो, हमने निकाल दिया, ब्रेक इवन निकाल दो, निकाल दिया। कह रहा है इन डिफरेंस निकाल दो, इफ एनी, अगर है तो वो भी निकाल दिया। इन डिफरेंस प्लान तीन के तीनों हम लोगों ने निकाल दिए। और ये कहा है इंडिकेट इफ एनी प्लान डोमिनेट, कोई प्लान अगर ऐसा है जो डोमिनेट कर रहा है तो उसके बारे में बताओ। तो अभी ये बचा है इतना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो अब मैं बताने जा रहा हूं कौन सा प्लान डोमिनेट कर रहा है। तो ये देखो इधर, कौन सा प्लान डोमिनेट कर रहा है, सब बच्चे देखिएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। और इसके भी मार्क्स होते हैं, सारी वर्किंग ठीक रहेगी। फिर भी देखो, एक तो इसका ईपीएस सबसे बढ़िया है। बोलो, कल मैंने कैसे पढ़ाया था? कौन फैसले लेता है? मालिक कौन होता है कंपनी का? इक्विटी शेयर होल्डर। तो जिसमें ईपीएस ज्यादा आएगी वही वो लोग लेंगे ना। तो अगर इनको 2 लाख रुपए उठाने हैं तो प्लान ए बी सी कहीं से भी ला सकते हैं, लेकिन अगर बी से लाएंगे तो ईपीएस ज्यादा आ रहा है, तो ये लोग किसको प्रायोरिटी देंगे? प्लान बी को। तो ईपीएस वाइज कौन सा बेटर हुआ? प्लान बी, नंबर 1। नंबर 2 देखो, फिर हम लोगों ने निकाला ये फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, हम लोगों ने निकाला, हम लोगों ने फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकाला। तो ए में तो है ही नहीं, तो बी और सी में से बी में लोएस्ट हुआ ना, ए में तो है ही नहीं फिक्स्ड कॉस्ट, तो ए का तो हो ही नहीं सकता। बी और सी में किसका बेस्ट हुआ? बी का हुआ। अरे लोएस्ट किसका हुआ? बी का। तो इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बी सबको डोमिनेट कर रहा है, तो हम लिखेंगे प्लान बी इज डोमिनेटिंग अदर प्लान्स। अब जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे लिखो। समझ में आया ना क्या लिखा? लिखो, कमेंट। एज पर ईपीएस प्लान बी इज बेस्ट and it is dominating other plan
A and plan B because EPS of plan B is highest as per financial break-even point plan B has lowest financial break-even point. Followed by plan C, which is highest. So plan B is best plan. प्लान बी जो है वो सबसे अच्छा प्लान है। एक तो उसका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट सबसे कम है, दूसरा उसका ईपीएस सबसे ज्यादा है, हो गया सबका। तो इसमें बेटा इतना ही था, ये हो गया खत्म। अब आज यहीं तक करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ोगे सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग।